हाय गाइस, तो फिर आज हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चंस आयरोडोव से हैं और एक और बुक है क्रोटोव, जो कि 12th के लेवल पे एक अच्छी बुक मानी जाती है। तो ये पहला सवाल आपके सामने 3.16 ये आयरोडोव का सवाल है। क्वेश्चन पढ़ लें, खुद से अटेम्प्ट करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि जगह जगह से क्वेश्चन को ढूंढ के मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। और सारे क्वेश्चंस बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं और मेंस और एडवांस के लिए बहुत ही सही है आपके लिए। एक ही जगह पे सारा प्रैक्टिस हो जाए, इससे अच्छी बात और कुछ नहीं होती है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे एक स्फीयर है जिस पे जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी AR के फॉर्म में दिया हुआ है, वेयर A इज़ अ कांस्टेंट वेक्टर। ठीक है, 3.16 आयरोडोव का क्वेश्चन है ये। और R इज़ द रेडियस वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑफ द स्फीयर रिलेटिव टू इट्स सेंटर। ठीक है, सेंटर पे ओरिजिन मान लिया है। अब देखिए यहाँ पे जो सिग्मा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसकी वेरिएशन A.R में है। ठीक है, AR cos थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे जैसे थीटा चेंज होगा सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी भी चेंज होते जाएगा थीटा के साथ। तो इस क्वेश्चन के लिए हम ये बोल सकते हैं कि सिग्मा यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, अब देखिए ए वेक्टर है। ए वेक्टर को मैंने डिफाइन कर दिया कि लेट्स टेक इट अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू AR में ए क्या था, ए एक वेक्टर था, डिफाइन किया गया क्वेश्चन में। ठीक है, तो ए को मैंने अज्यूम कर लिया, एक कांस्टेंट वेक्टर है तो अज्यूम कर लिया कि एक्स एक्सिस में है और कांस्टेंट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। ठीक, तो अब देखो, सिंस सिग्मा A.R है तो AR कॉस थीटा जब सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो पॉजिटिव, ट्रिग्नोमेट्रिक रूल के हिसाब से। तो जो राइट हाफ ऑफ द सिलेंडर है वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेगा और जो लेफ्ट हाफ है वो नेगेटिव चार्ज कंटेन करेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आना चाहिए, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, जो आंसर आएगा फाइनली। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में जाती है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रिंग एलिमेंट लेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ द रिंग एलिमेंट लिखना पड़ेगा, फिर उस पर मुझे चार्ज लिखना पड़ेगा, उस रिंग एलिमेंट पे चार्ज कितना है। अब इस रिंग एलिमेंट पे देखिए तो थीटा जो है वो पूरे रिंग एलिमेंट के हर एक पार्ट के लिए कांस्टेंट है। आप थीटा को अपने मन में ऐसे घुमा के देख सकते हो अलोंग द रिंग, वो थीटा कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिंग का रेडियस कितना आ रहा है, R साइन थीटा। रिंग का रेडियस कितना है, R साइन थीटा है। ठीक है, तो रिंग का जो है एरिया कितना हो जाएगा, 2πr साइन थीटा इंटू RD थीटा। थीटा डिस्टेंस, थीटा एंगल पे हमने क्या ले लिया है, एक डी थीटा लाइक RD थीटा थिकनेस का एक एलिमेंट ले लिया है। तो एरिया तो आप लोग को लिखना आता ही होगा, कई बार कर चुके हैं। तो उस पर चार्ज क्या होगा, चार्ज मुझे सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देना होगा, क्योंकि सिग्मा उस रिंग एलिमेंट के लिए क्या है, कांस्टेंट है। तो A.R है, A वेक्टर डॉट R वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा, AR cos थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। A.R को कैसे लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ R इंटू कॉस थीटा। तो लिख दिया हमने DQ। ठीक है, तो DQ होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। रिंग एलिमेंट का एरिया कैसे लिखना है, एलिमेंट कैसे लेना है। ठीक है, यहाँ पे रिंग ही एलिमेंट क्यों लिया, क्योंकि रिंग कई सारे रिंग को जोड़ के मैं एक पूरा स्फीयर कंप्लीट कर सकता हूँ, हॉलो स्फीयर कंप्लीट कर सकता हूँ। और रिंग पे सिग्मा भी कांस्टेंट ही है, रिंग पे सिग्मा कांस्टेंट ही है। देखिए इस पूरे रिंग पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज ही है, क्योंकि ये पूरा रिंग फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो पूरे रिंग पे एक यूनिफॉर्म चार्ज है। ठीक है, तो रिंग एलिमेंट लेना यहाँ पे फ़ायदेमंद है। अब एक रिंग एलिमेंट के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड तो जानते ही हो कितना होता है वो, तो इसका प्रीवियस वीडियो मैं बना रखा हूँ। अगर रिंग एलिमेंट का
अगर किसी भी रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है तो उस पर वीडियो है, आप जाके देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फार्मूला क्या निकल के आया था अगर आपको याद हो तो, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे क्यू क्या था, क्यू चार्ज ऑन द रिंग था, आर क्या था, आर रेडियस ऑफ द रिंग, और ये फार्मूला किस चीज़ का था, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस, ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस रिंग के लिए तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ही है ना, सब पे सिग्मा सेम ही है। तो आप देखो क्यू के जगह पे जो डी क्यू ऊपर निकाला है, रिंग पे जो चार्ज निकाला है, क्यू के जगह पे डाल देंगे, क्योंकि क्यू क्या है, रिंग पे चार्ज, तो डी क्यू डाल देंगे। आर की जगह पे क्या डालोगे, आर साइन थीटा डालोगे। फिगर देख लो ध्यान से, अगर हो सके तो नोटबुक में बनाते चलो, साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ ही साथ सीख भी लेंगे। एक्स कहाँ पे है, तो मुझे ओरिजिन पे लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू क्या लिख लूँगा, आर कॉस थीटा लिख लूँगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें वहाँ डाल दो, देखो आर साइन थीटा स्क्वायर है प्लस आर कॉस थीटा स्क्वायर है, तो वो क्या हो जाएगा, वो तो आर स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आर स्क्वायर कॉमन ले लो। तो अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रा सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो नीचे कितना बच जाएगा, नीचे आर क्यूब बच जाएगा, ऊपर भी क्या आ जाएगा, देखो आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को सॉल्व करो, ये क्लासिकल एडवांस का प्रॉब्लम है, ठीक है। इस तरीके के सवाल अगर आप कर लेते हैं तो आप समझिए कि आप किसी भी IITs में तो जा ही रहे हो, ठीक है। तो इन सब सवालों को आप अच्छे से समझो, वीडियो को पॉज करो, रिपीट करके देखो, लेकिन समझ के ही छोड़ो, ठीक है। इसीलिए मैं सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हर बुक से कलेक्ट करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। वीडियो को शेयर भी करें। तो आइए यहाँ पे आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए एक x भी होगा, x है ना, x, तो x को क्या लिखूँगा, x तो वो डिस्टेंस था ना जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो वो कितनी थी, वो तो r cos थीटा थी। तो r cos थीटा डाल दूंगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, r की पावर 4 आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, है ना। देखो एक r बच जाएगा ऊपर, r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, k इंटू 2πa आर साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी तक हमने एक रिंग एलिमेंट माना, उस पर जो है चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सिग्मा यूनिफॉर्म हो गया, तो चार्ज लिख दिया, ठीक है, एरिया लिख के चार्ज लिख दिया, रिंग का फॉर्मूला लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो उससे हमें ये चीज़ मिल गई। अब देखो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा मुझे, 0 से पाई तक, है ना। 0 से π/2 आधी स्फीयर कंप्लीट होगी, हेमिस्फीयर कंप्लीट होगा, π/2 से पाई पूरा स्फीयर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर का पोर्शन कंप्लीट हो रहा है तो नीचे का भी पोर्शन कंप्लीट होते जा रहा है कि नहीं। आपको नहीं समझ आया तो फिगर को आप पॉज करके वीडियो फिगर को फिर से देखिए। 0 से π/2 हेमिस्फीयर बनता है, और π/2 से पाई करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो 0 से लेके पाई तक स्फीयर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेशन ही बचा है, बड़ा सा इंटीग्रेशन होगा ये। तो 0 से पाई इंटीग्रेट करना है, k इंटू 2πa r साइन थीटा डी थीटा, एक अलग इंटीग्रेशन बन गया। फिर माइनस के साथ 0 से पाई k इंटू 2πa r साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा, वो अलग इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेट करो साथ में। 4 देखो कॉस थीटा का साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, जो पहला वाला इंटीग्रेशन है, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। लिमिट पुट करोगे तो कॉस पाई -1 होता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0 डालोगे तो कॉस 0 1 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस होके, तो 4π/k आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। हाथों हाथ इंटीग्रेशन करते रहिए। अब जो माइनस वाला टर्म है इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसमें तो साइन क्यूब थीटा है, तो वीडियो पॉज करके सोचो कि साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करोगे। तो साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करोगे तुम, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का यूज़ करोगे, साइन 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। यहाँ से साइन क्यूब को आप लीनियर एंगल्स में वो कर सकते हो, लाइक रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो साइन क्यूब थीटा कितना हो जाएगा, साइन क्यूब 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाई 4 हो जाएगा, है ना। उसको वहाँ डाल देंगे,
लंबा सा इंटीग्रेशन है इस सवाल में, इसीलिए यूरोडोव और जो आज एक और बुक से सवाल लिया है क्रोटोव, ये टफ बुक माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपकी बेसिक अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंटीग्रेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो 4 पाई के यार आगे हम सॉल्व कर रहे हैं। फिर से जो है एक ब्रैकेट के अंदर भी 2 टर्म आ गए, कैंसिल कर दिया, साइन क्यूब थीटा को रिप्लेस कर दिया, टू से 2 से 4 को काट दिया यहाँ पे। अब इसको इंटीग्रेट करूँगा, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करके बाद में फिर यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू। ठीक, देखो तो पहला टर्म क्या हो गया, 3k पाई ए आर साइन थीटा बाई 2। दूसरा टर्म क्या हो गया, 0 से पाई ही हो जाएगा, माइनस के साथ k पाई ए आर साइन 3 थीटा बाई 2 डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, 0 से पाई डालोगे तो, और उधर क्या इंटीग्रेशन होगा बताओ, 0 से पाई k पाई ए आर साइन थीटा, k पाई ए आर साइन 3 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, मन में सोचिए, साइन 3 थीटा का इंटीग्रेशन कॉस 3 थीटा माइनस में, और 3 नीचे आ जाएगा। अब लिमिट पुट करना है, तो लिमिट पुट करोगे तो कॉस पाई कितना होता है, -1, कॉस पाई क्या होता है, -1, ठीक है, और कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, लिमिट पुट करोगे तो ये दोनों प्लस में आ जाएंगे, माइनस पाई डालोगे तो कॉस 3 पाई कितना होता है बताओ, -1 होता है, तो प्लस हो जाएगा। फिर माइनस के साथ माइनस डालोगे तो प्लस हो जाएगा, 0 डालोगे तो 1 हो जाएगा, cos 3 इंटू 0 cos 0 1। ठीक है, तो देखो ये 3k पाई ए आर आ जाएगा और वो k पाई ए आर बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 8k पाई ए आर बाई 3 आ जाएगा, 8k पाई ए आर बाई 3 आ जाएगा। लंबा इंटीग्रेशन है, पेशेंस के साथ करना है। ठीक है, अब देखो ये तो सेकंड वाला टर्म का इंटीग्रल आया। ठीक है, फाइनल रिजल्ट, पहला टर्म तो ऑलरेडी इंटीग्रेट कर लिया था हमने 4 पाई के ए आर, तो उसमें पुट कर देंगे सेकंड वाले का रिजल्ट, क्या हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 पाई के ए आर बाई 3 आ जाएगा, 4 पाई के आर बाई 3, के की वैल्यू 1/4 पाई नॉट डालोगे, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट आ गया है आपके सामने, वो है ए आर अपॉन 3 नॉट। फाइनल रिजल्ट आपके सामने आ गया है, वो है ए आर अपॉन 3 नॉट। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, कहाँ पे है, सेंटर ऑफ द स्फीयर। कहाँ पे है, सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर, जिसपे सिग्मा जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा ए डॉट आर में। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम था, इसको आप याद भी रखें, लाइक आईआईटी एडवांस इस पे सवाल बना सकता है। ठीक है, तो आपके लिए प्रॉब्लम, अच्छे प्रॉब्लम ढूंढ के आपके लिए ला रहा हूँ मैं, और इसी तरीके से सारे चैप्टर का प्रॉब्लम लाऊंगा। तो इस वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इसको डिस्कस करें और समझें। ठीक है, अब ये दूसरा प्रॉब्लम ही है, ये भी आयरोडोव का ही है। तो 3.18 प्रॉब्लम नंबर, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है, कहाँ पे, एट द सेंटर ऑफ ए बॉल, सॉलिड बॉल है, अब सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, कितना है रेडियस आर, with volume charge density as rho is equal to AR where A is a constant vector। अब कुछ याद आ रहा है, पिछले प्रॉब्लम की तरह ही है, पिछले प्रॉब्लम में भी A कांस्टेंट वेक्टर था। R is the radius vector drawn from ball center। R कहाँ से लेना है, सेंटर से बॉल के,
तो 0 0 कहाँ पे, ओरिजिन कहाँ पे है, ओरिजिन आपका सेंटर पे है। तो देखो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन में पहले भी पिछला सवाल भी इसी टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था, लेकिन अब जो है ये क्या है, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पिछले सवाल को हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। पिछले सवाल में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, सिग्मा इज इक्वल टू ए डॉट आर था, है ना, तो ए आर कॉस थीटा। तो देखो जैसे जैसे थीटा बढ़ाते जा रहे हो, 90 डिग्री के पास जा रहे हो, तो कॉस 90 कितना होता है, 0, तो चार्ज क्या हो जाएगा, 0। तो जैसे जैसे आप बॉल लाइक ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाओ बॉल के, तो वहाँ पे चार्ज क्या होगा, कम होगा, है ना। और थीटा आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो। फिर आप 90 से 180 पे आओगे, तो 180 पे फिर माइनस चार्ज आ जाएगा, तो माइनस चार्ज बहुत अधिक आ जाएगा, है ना, -1 हो जाएगा, कॉस पाई -1 ए आर। फिर आप 270 पे आओगे तो फिर 0, है ना, 270 पे कॉस 0 होता है 3π/2 पे, ठीक है। अब फिर 3π/2 से 2π पे जाओगे तो फिर कॉस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो राइट हाफ, जो मैंने बोला था क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कि राइट हाफ पॉजिटिव ही है और लेफ्ट हाफ क्या है, नेगेटिव है, उसमें भी चार्ज जो है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये तो अभी जो सवाल किया उसका डिस्ट्रीब्यूशन था। अब जो आपके सामने सवाल है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में है और डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका सेम है, ए डॉट आर ही है, ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर, लेकिन ये क्या है, रो है, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। तो इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन देखो, 90 डिग्री पे चार्जेस 0 हो जाएंगे और 0 डिग्री पे चार्जेस मैक्सिमम होंगे, पाई और 0 पे मैक्सिमम, 90 π/2 और 3π/2 पे मिनिमम, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन राइट हाफ इसमें भी अभी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और लेफ्ट हाफ क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन को इमेजिन कर लो अपने दिमाग में, ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होनी चाहिए। देखो मैंने बोला ना कि एक सवाल कितने कॉन्सेप्ट्स को लेके चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, ठीक है, इंटीग्रेशन करने आना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे सवाल एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं और आईआईटी इन कॉन्सेप्ट्स को उठाता ही है। तो अगर आपको एडवांस आईआईटी में जाना है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, तो इन सब सवाल को ज़रूर करें, आईआईटी कानपुर। तो बिना इन सब सवाल को किए हुए आप वहाँ पे पहुँच नहीं सकते हो, ठीक। तो आप देखो सारी चीज़ें जो मैंने बताया था अभी एनालाइज करके वो लिख दिया कि थीटा π/2 पे कॉस 0 हो जाता है तो चार्जेस ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। पाई पे माइनस हो जाता है, माइनस चार्ज आ जाएगा, लेकिन वही मैक्सिमम होगा -1, ठीक। तो वेरिएशन समझ लो। फिर घूम के 0 पे आओगे तो फिर चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा। तो इससे फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा के पॉजिटिव होने के कारण जो राइट हाफ है सॉलिड स्फीयर का वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और लेफ्ट हाफ जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ कॉस थीटा, ठीक। तो अब इस तरीके का वेरिएशन का एक सॉलिड स्फीयर है, तो इसका सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे कैसे। तो इसमें हम पिछले सवाल का मदद लेंगे। पिछले सवाल में हमने ऑलरेडी एक ऐसे सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे, उसके सेंटर पे निकाल रखा है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट सिमिलर था जैसे इस क्वेश्चन में है। बस डिफरेंस ये है कि इसमें सॉलिड स्फीयर है, उसमें हॉलो स्फीयर था, ठीक है। तो एक सॉलिड स्फीयर को आप कई हॉलो स्फीयर से बना हुआ मान सकते हो ऑफ वैरिंग रेडियस, है ना। कई सारे हॉलो स्फीयर को आप जोड़ोगे ऑफ डिफरेंट रेडियस तो वो एक सॉलिड स्फीयर बन जाएगा उससे, है कि नहीं। तो यहाँ पे एलिमेंट कैसा लेंगे हम, एलिमेंट अब आपको समझ आ रहा होगा हम एलिमेंट कैसा लेना चाहिए। एलिमेंट हमने ले लिया कैसा, एलिमेंट ले लिया हमने हॉलो स्फीयर के टाइप का, ठीक है। हॉलो स्फीयर जिस पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पहले वाले सवाल की तरह है,
जो जस्ट अभी हमने किया 3.16, ठीक है। तो 3.16 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था वो क्या था, AR/3E0, याद है। इसको मैंने बोला भी था कि उस समय कि आप याद कर लीजिए, इसको याद ही रखिए, बहुत हाई चांस है IIT एडवांस में आने के, तो आप इसको दिमाग में रखें। अब देखो, अब प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा में था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो वॉल्यूम में है। तो AR जो है यहाँ पे जो फॉर्मूले में है वो सिग्मा के करस्पॉन्डिंग है। तो मुझे रो को किस तरीके से सिग्मा के करस्पॉन्ड लाइक सिग्मा के टर्म्स में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो, एक छोटा सा मेथड अपनाएंगे जिससे हम रो को सिग्मा के टर्म्स में दिखा सकें। अब यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो, ड्यू टू वन शेल, अगर लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है AR/3E0, तो पूरा लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर पे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे सेल्स का ऐड करना पड़ेगा। तो वही चीज़ लिखा है, ड्यू टू ऑल द शेल्स वील हैव टू ऐड, देन विल गेट द आंसर, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे मैं रो को सिग्मा के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखो, रो इंटू DR करूँगा ना, रो इंटू DR करूँगा तो सिग्मा आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे, मान लो DQ चार्ज एक छोटे से एलिमेंट पे है, स्फीयर पे एक छोटा सा पार्ट लिया, छोटा सा एलिमेंट लिया, ठीक है, उस पर चार्ज DQ है। तो रो कैसे निकालोगे, उस छोटे से एलिमेंट का वॉल्यूम लिखोगे। तो वॉल्यूम क्या होगा, DA इंटू DR उसकी थिकनेस हो जाएगी, DA उसका एरिया हो जाएगा। तो DQ बाई DA इंटू DR रो हो जाएगा। अब देखो, DR से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो DR कैंसिल हो जाएगा, DQ बाई DA बचेगा। DQ बाई DA क्या होगा, ये तो कूलम पर मीटर स्क्वायर ही होगा ना, तो ये सिग्मा हो गया, है कि नहीं। मतलब कि अगर रो इंटू DR वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को DR से मल्टीप्लाई करते हो, DR इज़ द थिकनेस अलोंग लाइक रेडियल डिस्टेंस, अलोंग द रेडियस, ठीक है। तो रो इंटू DR करते हो तो क्या आता है, सिग्मा आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पे रो की वैल्यू क्या है, रो की वैल्यू इस क्वेश्चन में A.R है, तो रो के जगह पे लिख दो AR cos थीटा इंटू DR इज इक्वल टू सिग्मा हो गया, ठीक है। अब देखो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, AR/3E0 है। तो AR जो पहले वाले सवाल में 3.16 में AR cos थीटा इज इक्वल टू सिग्मा था कि नहीं। तो AR को क्या लिख सकते हो, सिग्मा बाई कॉस थीटा। तो जो फाइनल आंसर है उसको सिग्मा के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन 3E0 कॉस थीटा, सिग्मा अपॉन 3E0 कॉस थीटा। यही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है कि नहीं। पिछले वाले टर्म में जो आंसर आया था उसको सिग्मा के टर्म्स में डिनोट करो, ठीक है। और उस सिग्मा के जगह पे जो इस सवाल में हमने सिग्मा की वैल्यू निकाली है उसको वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो AR cos थीटा इंटू DR है ना, इस सवाल में सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, AR cos थीटा इंटू DR है ना। और पिछले सवाल से हमने सिग्मा के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, एक ऐसे हॉलोस्फीयर का जिसका डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल लाइक जो अभी सवाल कर रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो हमने सिग्मा को रिप्लेस कर दिया, कॉस थीटा कॉस तक चला गया, फाइनल क्या आ गया, ये तो एक हॉलोस्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड है इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, ठीक है। तो AR, अब देखो सेंटर से हमने क्या लिया, R लिया, R दूरी पे हमने एक हॉलोस्फीयर लिया जिसका रेडियस भी क्या हो गया, स्मॉल r हो गया। और बड़े वाले स्फीयर का रेडियस क्या है, कैपिटल R है। तो 0 से लेके R तक हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। सिंपल सा इंटीग्रेशन है, R/DR का इंटीग्रेशन क्या होता है, R²/2। तो क्या हो जाए, AR²/6E0। तो देखो सारे हॉलोस्फीयर का हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो वो क्या आ गया। अब यहाँ पे जो R है, जो फाइनल R होगा वो कैपिटल R होगा, AR²/6E0, ठीक है कि नहीं। तो ये सारे हॉलोस्फीयर के कारण सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो यूजिंग 3.16 हमने सिग्मा के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ड्यू टू हॉलोस्फीयर, और सिंस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम टाइप का था
तो इस सवाल में उस फॉर्मूले को यूज़ कर लिया। इस फॉर्मूले में रो दिया हुआ था तो रो को सिग्मा, रो से हमने सिग्मा निकाल लिया और सिग्मा की जगह पे डाल दिया, तो इंटीग्रेट कर दिया, फिर आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को ध्यान रखें। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव पे जाएगा, तो ये तो कॉमन सेंस है। तो इस तरीके से यहाँ से आपने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया AR²/6E0, आर यहाँ पे कैपिटल आर होगा। ठीक है, तो ये दोनों बहुत अच्छे प्रॉब्लम है एरोडोफ के, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब ये जो तीसरा प्रॉब्लम आपके सामने हम ले रहे हैं, ये क्रोटोव का प्रॉब्लम है। क्रोटोव भी एक बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है और टफ बुक है। अगर आप ये सारे सवाल कर लेते हो और समझ लेते हो अच्छे से, तो आपको फिर एडवांस को क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आप इस वीडियो को देखें, पॉज करके देखें, रिपीट करके देखें, समझ के ही छोड़ें। ठीक है, अब देखिए आपके सामने सवाल है, इस सवाल को पढ़ देता हूँ कि ये भी सवाल आपको कई सारे AITS में मिलेगा आपको, जैसे आकाश के AITS में, फिटजी के AITS में। ठीक है, कोटा में जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो सवाल इस सवालों को करेंगे आपके सामने। ठीक, तो हर जगह से जो बेस्ट मटेरियल है ना, मैं आपके सामने कलेक्ट करके ला रहा हूँ, तो मेरे वीडियो को ज़रूर फॉलो करें, बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। ठीक, तो पिछला 2 सवाल हमने एरोडोव का किया, अब ये क्रोटोव से प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखिए, अब ये बोल रहा है कि सवाल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, Q2 माइनस है, Q1 प्लस है। एक अल्फ़ा से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली है। ठीक है, अल्फ़ा से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली है, तो वो बोल रहा है कि कितने एंगल पे, एट व्हाट एंगल बीटा द फील्ड लाइन विल इंटर द चार्ज -Q2। तो राइट वाला चार्ज -Q2 है, लेफ्ट वाला चार्ज +Q1 है। तो इसको हम सॉलिड एंगल की मदद से बना लेंगे। सिंपल सा सवाल है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है तब। ठीक है, देखिए जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी अल्फ़ा एंगल में, उस सॉलिड एंगल में, वो बीटा पे गिरेगी, है ना, राइट वाले चार्ज पे -Q2 पे गिरेगी, है कि नहीं। तो जो भी अल्फ़ा से निकलेगा वो बीटा में जाएगा, मतलब जो उस सॉलिड एंगल में निकलेगा अल्फ़ा के करस्पॉन्डिंग सॉलिड एंगल में, वो बीटा के करस्पॉन्डिंग सॉलिड एंगल में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमने क्या किया, सॉलिड एंगल निकाल के इक्वेट कर दिया है। ठीक है, तो पहले सॉलिड एंगल निकालेंगे। तो सॉलिड एंगल का प्लेनर एंगल के फॉर्म में क्या फॉर्मूला आता था, 2π1 - cos अल्फ़ा। ठीक है, उसी तरीके से सॉलिड एंगल करस्पॉन्डिंग टू बीटा क्या आएगा, 2π1 - cos बीटा। तो सॉलिड एंगल अल्फ़ा के करस्पॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपको पता है कि एक चार्ज के अराउंड जो फ्लक्स होता है वो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बेसिकली। तो आपको ये आइडिया है कि एक चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है वो कितनी होती है, Q/ε0 होती है पूरे 4π सॉलिड एंगल में। तो एक सॉलिड एंगल में कितना होगा, Q/4πE0, है ना। तो अल्फ़ा के करस्पॉन्डिंग सॉलिड एंगल में कितना होगा, तो 2π1 - cos अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिमिलरली मैंने फ्लक्स ऑफ बीटा एंगल भी निकाल लिया और फ्लक्स ऑफ अल्फ़ा एंगल निकाल लिया। अब जितना फ्लक्स अल्फ़ा एंगल से निकल रहा होगा सॉलिड एंगल से, उतना ही बीटा में जा रहा होगा, क्योंकि बीच में डिस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात तो होती नहीं है कि नहीं। जितनी एनर्जी निकलेगी वो उसमें जाएगी, है कि नहीं। तो हमने क्या कर दिया, उस सॉलिड एंगल को और उस सॉलिड एंगल में जो प्रेजेंट फ्लक्स था, जो एनर्जी थी, उसको इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो इक्वेट करने से क्या हुआ, हमें 2π कट गया, 4πE0 4πE0 कैंसिल हो गया, Q1/Q2 का रेशियो आ गया 1 - cos बीटा अपॉन 1 - cos अल्फ़ा। आपको समझ आ रहा है कि नहीं, कि उस सॉलिड एंगल से जितना निकलेगा सिमेट्रिकली उतना ही बीटा के करस्पॉन्डिंग सॉलिड एंगल में जाएगा। कहीं भी बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एब्रप्टली टर्मिनेट तो नहीं होगी, है ना। तो इस तरीके के सवाल को आपको सॉलिड एंगल से ही करना है और सॉलिड एंगल के करस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स है उसको इक्वेट कर देना है। ठीक है, अब देखो cos बीटा क्या होता है, तो cos 2a का फार्मूला से इसको रिड्यूस कर दो। cos 2a 1 - 2 sin स्क्वायर a होता है, तो 1 - 2 sin स्क्वायर बीटा/2 हो जाएगा। उस तरीके से 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा/2 हो जाएगा, है ना। यहाँ से 1 1 कट जाएगा,
ठीक है। और Q1/Q2 किसके बराबर आ जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा/2 बाई साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2। Q1/Q2 का रेशियो क्या आ गया, तो यहाँ से देखो साइन स्क्वायर बीटा/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q1/Q2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा/2, है ना। अब जो भी फ्लक्स है यहाँ पे, जो फ्लक्स है वो Q1 और Q2 के कारण है, और Q1 और Q2 को मैग्नीट्यूड के साथ ही रखना है। बस आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो जो पॉजिटिव है उससे निकलेगा और जो माइनस है उसके तरफ जाएगा, है कि नहीं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड है दोनों सॉलिड एंगल्स में, उसको इक्वेट कर देना है मैग्नीट्यूड। इसीलिए चार्ज को आपको साइन के साथ नहीं रखना है, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड डाल दें। तो यहाँ से आपके पास बीटा की वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है। साइन इनवर्स √Q1/Q2 इंटू साइन अल्फ़ा/2, और सब में पूरे में किससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो इतने एंगल पे उस पर वो जाके गिरेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक क्रोटोव का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया। ये भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। कॉन्सेप्ट जनरली आपके दिमाग में आएगा नहीं कि सॉलिड एंगल से बनाना है इसको। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हमने देख लिया है कि ऐसे प्रॉब्लम भी आते हैं। एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है कि अगर साइन बीटा/2 का एक वैलिड आंसर आना है तो √Q1/Q2 इंटू साइन अल्फ़ा/2 को क्या होना पड़ेगा, 1 से छोटा होना पड़ेगा या 1 के बराबर होना पड़ेगा। 1 से अगर बड़ी हो गई वैल्यू तो साइन तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। समझ आ रहा है कि नहीं। तो फॉर अ वैलिड बीटा √Q1/Q2 into sin alpha/2 has to be like smaller than equal to 1, smaller than equal to 1। ठीक है, अब देखो अगर 1 हो जाता है तो बीटा/2 क्या हो जाएगा, बीटा/2 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो बीटा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो बीटा 180 हो जाएगा, इसका क्या मतलब है, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो बिल्कुल ही लाइक स्लैंट होके घुसेगा -Q2 में, है ना। बिल्कुल इस तरीके से 180 डिग्री बना के। अब देखिए अगर उस एंगल को मैं दोबारा दिखाता हूँ यहाँ पे, हाँ, तो ये देखिए जो बीटा एंगल है वो पूरा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मतलब Q2 के बिल्कुल राइट में जाएगा और फिर उधर से घुसेगा, है ना। तो आप ये सब चीज़ एनालाइज कर सकते हो। बाकी सवाल में तो यही पूछा था कि किस एंगल पे वो अंदर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये प्रॉब्लम कर लिया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ हेमिस्फेयर प्रोड्यूस्ड बाई चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड with a density sigma over the surface of the hemisphere, तो ये तो एक नॉर्मल सा सवाल है, ये तो इजी है, आप लोग कर लोगे इसको। जिस तरीके के सवाल से हमने स्टार्ट किया वो इससे काफ़ी टफ थे, क्योंकि उसमें सिग्मा भी जो था वो नॉन यूनिफॉर्म था A.R के टर्म्स में, है ना। आपको याद आ रहा होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गया था, थर्ड और सेकंड में नेगेटिव। तो यहाँ पे तो सिग्मा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सिंपल से हमें क्या करना है, कौन सा एलिमेंट लेंगे। आप वीडियो को पॉज करिए और सोचिए। देखिए सोचना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि कैसा रिंग एलिमेंट लेना चाहिए, यहाँ पे कैसा एलिमेंट लेना चाहिए। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि रिंग एलिमेंट लेना चाहिए।
ठीक है, थीटा एंगल पे आर डी थीटा थिकनेस का एक रिंग एलिमेंट ले लो, ठीक है, तो उसका एरिया लिख लो। अब तो बहुत आसान है, कितना होगा उसका रेडियस लिखना पड़ेगा रिंग का, तो क्या हो जाएगा 2 पाई r cos थीटा इंटू आर डी थीटा उसका एरिया हो जाएगा, इंटू सिग्मा उसका क्या हो जाएगा चार्ज हो जाएगा। ध्यान देना है कि उस रिंग पे जो चार्ज होना चाहिए ना वो क्या होना चाहिए, एक ही साइन का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधे रिंग में पॉजिटिव चार्ज है और आधे रिंग में नेगेटिव चार्ज है, तो फिर वो लाइक उसमें जो है ना उसका एनालिसिस अलग हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें पूरे चार्ज पे सिग्मा सेम है और यूनिफॉर्म भी है, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी सिर्फ एक्सिस के अबाउट बचेगी। मैंने जो रिंग के करस्पॉन्डिंग जो वीडियो बनाया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, वो ज़रूर देखें, उसमें मैंने नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म के बारे में भी डिस्कस किया है, तो आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी, फिर ये सवाल आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो एरिया ऑफ द रिंग कैसे निकालूंगा मैं, एरिया ऑफ द रिंग कैसे निकालूंगा, रेडियस कितना है आर कॉस थीटा, देखो फिगर ध्यान से देखो, सब स्टेटेड है। आर कॉस थीटा एलिमेंटल रिंग का रेडियस है, तो 2 पाई r cos थीटा इंटू थिकनेस कर देंगे आर डी थीटा, है ना, रेक्टेंगल की तरह लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया निकल के आ गया। चार्ज कितना होगा सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिग्मा इज कूलम पर मीटर स्क्वायर, एरिया से मल्टीप्लाई करोगे मीटर स्क्वायर उड़ जाएगा चार्ज, ठीक है। अब इस रिंग का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालना है मुझे, ओरिजिन पे निकालना है, सेंटर ऑफ द हेमिस्फेयर, ठीक है, जहाँ पे 0,0 डिनोट किया हुआ है मैंने, तो वो कितने डिस्टेंस पे है, आर साइन थीटा पे है ना। तो डी ऑफ द रिंग एलिमेंट एट ओरिजिन, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग सब अच्छे से समझते चल रहे हैं यहाँ पे। तो रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई थी, KQ(x/r² + x² की पावर 3/2। इतनी बार हम इसको लिख चुके हैं कि याद ही हो गया होगा आप लोग को भी। तो Q यहाँ पे क्या है इस फॉर्मूले में, टोटल चार्ज ऑन द रिंग, टोटल चार्ज ऑन द रिंग, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। R क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ द रिंग, तो सारी वैल्यू डाल दीजिए। Q तो निकाल ही लिया हमने, 2 पाई r² cos थीटा डी थीटा इंटू सिग्मा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, x की वैल्यू हो जाएगी r साइन थीटा, है ना। x डिस्टेंस एक्सियल डिस्टेंस है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट का एक्सियल डिस्टेंस, तो कितना है आर साइन थीटा डाल दो वहाँ पे, आर कॉस थीटा डाल दो नीचे, और आर साइन थीटा डाल दो, आर साइन थीटा का हो, ठीक है, 3/2। आर स्क्वायर कॉमन लोगे नीचे आर स्क्वायर बच जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा, r³ बच जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को सजेशन दूंगा कि आप लोग इसको अपने नोटबुक पे ज़रूर करें, वीडियो को देख लें, अच्छे से समझ लें, फिर सारे सवाल को दोबारा अटेम्प्ट करें, ठीक है। एक बार अच्छे से समझ में आ जाने पे फिर ज़्यादा प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं होती है, कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत होती है, ठीक है। और एक टाइप के प्रॉब्लम को बार बार करते ना रहें, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, टाइम वेस्टेज होता है। एक प्रॉब्लम को करें, उसको अच्छे से सीखें, सारे एस्पेक्ट्स को क्लियर करें, बहुत सारे सवाल पूछें उस क्वेश्चन को लेके, सबका आंसर ढूंढें और फिर आगे बढ़ें। ये पढ़ने का तरीका होता है। अब देखो क्या आ गया नीचे, r³ आ गया, r² कट गया, ऊपर भी r³ है, नीचे भी r³ है, बचा क्या, सिग्मा k पाई साइन 2 थीटा डी थीटा। बहुत आसान सा इंटीग्रेशन है, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है बताओ, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2 थीटा/2, ठीक है। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे, अब लिमिट तो आ ही गया होगा कैसे लाइक लिखते हैं, पूरा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो सारे एलिमेंट को जोड़ के पूरा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, पूरा एंटिटी मिल जाना चाहिए एट द एंड। तो 0 से π/2 जोड़ो, 0 एंगल पे सबसे बड़ा वाला रिंग बनेगा और π/2 पे सबसे छोटा वाला रिंग बनेगा एट द टॉप। तो अब बीच में सारे रिंग को जोड़ जोड़ के हमें पूरा हॉलो हेमिस्फेयर मिल जाएगा। तो 0 से π/2 जोड़ दो, लिमिट पुट कर दो, देखो आपके सामने आंसर आ जाएगा। कितना आ गया ये आंसर, σ/4 E0 आ जाएगा, देखो 4 कट गया, π/2 लिमिट डालोगे तो cos π -1 हो जाएगा, फिर 0 डालोगे तो प्लस हो जाएगा वो। तो ये इस रिज़ल्ट को याद रखो, आज के वीडियो में जितने भी रिज़ल्ट आए हैं सबको आपको याद रखना है,
याद रखने से एक फ़ायदा ये होता है एग्ज़ाम में टाइम बच जाता है, ठीक है। अल्टीमेटली ये लाइक मार्क्स का स्कोर करना है, ठीक है। और जितना आपको चीज़ें याद रहेगा उतना ही आप जल्दी कर पाओगे। तो सिग्मा अपन 4 E0 कैसे प्लस चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, डाउनवर्ड। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब नीचे के डायरेक्शन को प्लस मान लिया तो प्लस, माइनस मान लोगे तो माइनस। तो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायरेक्शन तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब यही मान लो माइनस चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी। सिग्मा अपन 4 E0 मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। तो कॉमन सेंस को भी लाइक लगाते रहें। जब भी आप आंसर निकालें, रिजल्ट निकालें, तो उसको क्या करें, कॉमन सेंस से मैच करें कि सही आया है कि गलत आया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये प्रॉब्लम भी कर लिया। अब इससे रिलेटेड एक और प्रॉब्लम है। ये भी प्रॉब्लम क्रोटोव का था लेकिन ये आसान सा प्रॉब्लम था। अब क्रोटोव का एक और प्रॉब्लम है, ये भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको भी हम देखते हैं। तो पिछले सवाल में हमने सेंटर ऑफ द हेमिस्फेयर पे, जिस पे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी था, सेंटर ऑफ द हेमिस्फेयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। उसकी वैल्यू कितनी थी, सिग्मा अपॉन 4ε0। वैल्यू को याद भी रखें। अब इस सवाल में क्या कह रहा है कि आपके सामने ये सवाल, ये भी क्रोटोव का एक अच्छा सवाल है, ठीक है। तो एक प्लेन से हमने क्या किया, हेमिस्फेयर को काट दिया। वो प्लेन अल्फा एंगल बना रहा है बेस ऑफ द हेमिस्फेयर के साथ, ठीक है। तो जो हेमिस्फेयर का मटेरियल अल्फा एंगल बना रहा है, सिर्फ उसके कारण सेंटर ऑफ द हेमिस्फेयर पे ओ पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये सवाल ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लें, दिमाग लगा लें, ठीक है। अच्छा सवाल है ये। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक दो सिमेट्रिकल टाइप के सवाल कर लेंगे। एक सवाल तो ऑलरेडी कर लिया है हमने कि सेंटर ऑफ द हेमिस्फेयर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सिग्मा अपॉन 4ε0। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हेमिस्फेयर, याद रहे, ध्यान रहे, यूनिफॉर्मली। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उस पर बेस सवाल आपके कम ही देखने को मिलेंगे। तो कितनी वैल्यू होती है, सिग्मा अपॉन 4ε0। कहाँ पे, सेंटर ऑफ द हेमिस्फेयर। और उसी को हमने ओरिजिन भी माना था, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसी हेमिस्फेयर को मैं इस ग्रीन लाइन के करस्पॉन्डिंग एक प्लेन है उससे काट देता हूँ, ठीक है। तो क्या बचेगा, काट के मैं राइट वाला पोर्शन हटा देता हूँ। राइट वाला पोर्शन क्या किया मैंने, हटा दिया, तो लेफ़्ट वाला पोर्शन बच गया। तो लेफ़्ट वाले पोर्शन के कारण अब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या सिचुएशन होगा। तो देखिए, राइट और लेफ़्ट के क्या कारण था, तो हॉरिजॉन्टली कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, लेकिन अब आ जाएगा क्योंकि लेफ़्ट को कैंसिल करने वाला राइट नहीं है। और वर्टिकली जो सिग्मा अपॉन 4E0 था उसमें भी राइट वाला ऐड कर रहा होगा कुछ, जो कि अब नहीं कर रहा है। तो वो भी आधा हो जाएगा क्योंकि आधा पोर्शन मैंने हटा दिया है। तो सिग्मा अपॉन 8E0 नीचे आ जाएगा और एग्जैक्टली सिग्मा अपॉन 8E0 हॉरिजॉन्टली पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आ जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल सिचुएशन है। लेफ़्ट वाला भी जो पोर्शन बचा है वो भी सिमेट्रिकल है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो सिमेट्रिकली प्रोड्यूस होगी। तो सिग्मा अपॉन 8E0 वर्टिकली डाउनवर्ड और सिग्मा अपॉन 8E0 हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स राइट। नेट कितना आ जाएगा, तो नेट निकाल लिया हमने, √a² प्लस a², तो कितना √2a। a की वैल्यू है सिग्मा अपॉन 8E0, तो नेट आ गया, ठीक है। तो अगर आधे का भी आधा कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिमेट्री, जो हमने आपके सामने अभी निकाल लिया। इस चीज़ को भी ध्यान रखें। तो मेंस में आ सकता है ये, या एडवांस में भी आ सकता है, ठीक है। हर बार इंटीग्रेशन को नहीं सोचना चाहिए, पहले सिमेट्री सोच लेनी चाहिए। सिमेट्री से कई बार चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। अब जो है, अब हम इस सवाल पे वापस लौटते हैं, जो क्रोटोव का सवाल है कि जो मटेरियल अल्फा एंगल बना रहा है विद द सेंटर ऑफ द हेमिस्फेयर, कुछ पोर्शन को काट के निकाल दिया गया है, तो उस मटेरियल के कारण सेंटर ऑफ द हेमिस्फेयर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा।
तो हम इसको कैसे करेंगे, हम आप इसका रिज़ल्ट याद ही कर लीजिएगा। हमने जो फाइनल फार्मूला आया था सिग्मा अपन 4 एप्सिलॉन नॉट, उसको जनरलाइज कर दिया। उसको जनरलाइज कैसे किया, सिग्मा अपन 4 ई नॉट इंटू साइन एल्फ़ा बाई 2, क्या सिग्मा अपन 4 ई नॉट साइन एल्फ़ा बाई 2। तो हमने इन सारे सिमेट्रिकल केसेस को देख के ऐसा जनरलाइजेशन किया है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन अगर इस सवाल को सॉल्व किया जाए तो वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस होगा और उसमें डबल इंटीग्रेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि दो वेरिएबल हो जाएंगे, दो एंगल, ठीक है। तो सिमेट्री से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए सिग्मा अपन 4 ई नॉट साइन अल्फ़ा बाई 2 अगर हमने जनरल आंसर निकाल लिया, तो अल्फ़ा अगर पाई हो जाता है तो मतलब पूरा हेमिस्फेयर हो जाएगा, तो साइन पाई बाई 2 कितनी हो जाएगी 1, तो सिग्मा अपन 4 ई नॉट आ जाएगा। अल्फ़ा अगर पाई बाई 2 होता है तो कितना हो जाएगा, आधे हेमिस्फेयर का भी आधा, तो वो कितना हो जाएगा पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 कितना होता है, साइन पाई बाई 4 कितना होता है 1/√2। तो सिग्मा अपॉन 4√2 इंटू ई नॉट, सिग्मा अपॉन 4√2 है ना, साइन पाई बाई 2 1/√2 हो गया। तो देखिए सेम आंसर आ रहा है, मतलब कि ये जनरलाइजेशन बिल्कुल सही रिजल्ट दे रहा है हर केस में। मतलब कि अल्फ़ा एंगल पे क्या होना चाहिए फिर आंसर, सिग्मा अपन 4 ई नॉट इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 होना चाहिए आंसर, सिग्मा अपन 4 ई नॉट इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2 होना चाहिए। अब यहाँ पे कॉस अल्फ़ा बाई 2 क्यों नहीं लिखा हमने, तो कॉस अल्फ़ा बाई 2 देखिए सारे केसेस के साथ मैच नहीं करेगा। अगर आप अल्फ़ा को पाई लेते हो तो कॉस पाई बाई 2 तो क्या हो जाएगा, पूरे हेमिस्फेयर पे कॉस पाई बाई 2 0 होता है, तो वो तो ज़ीरो आंसर देगा, तो यही गलत हो गया। टैन भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि टैन पाई बाई 2 क्या होता है, टैन पाई बाई 2 इन्फानाइट हो जाता है, तो ये भी सही नहीं है, ठीक है। कॉस अल्फ़ा भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि कॉस ज़ीरो, जब अल्फ़ा ज़ीरो रखोगे तो कॉस ज़ीरो 1 हो जाएगा, मतलब वो बोलेगा कि अगर हेमिस्फेयर ही नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी गलत है। तो इसलिए ये जनरलाइजेशन सही है, और इस आंसर का ध्यान रखें, सिग्मा अपन 4 ई नॉट इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2, किसी भी प्लेन से अगर हेमिस्फेयर को काट दिया गया है तो जो मटेरियल बच गया है अल्फ़ा एंगल बना रहा है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द हेमिस्फेयर कितनी होगी, सिग्मा अपन 4 ई नॉट इंटू साइन अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। तो याद रखें, डायरेक्ट सवाल आ सकता है एडवांस में, तो बिल्कुल आपको समय की बर्बादी नहीं होगी, आप डायरेक्ट ऑप्शन को टिक कर सकते हो, ठीक। अब एक और सवाल लेते हैं यहाँ पे, ये भी एक अच्छा सवाल है। तो ये मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस लाइक ये सवाल मेरे क्रॉस आया था, तो मैं इसको लेना चाहता हूँ यहाँ पे। ये भी सारे इंपॉर्टेंट सवाल और बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। इस वीडियो को आप फॉलो करें, शेयर करें, और आगे भी वीडियोज़ आते रहेंगे इसी तरीके से। लाइक इंटरनेट पे तो मुझे तो नहीं लगता है कोई ऐसा कर रहा होगा जो हर जगह से अच्छी अच्छी चीज़ों को लाइक असेंबल करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसको फॉलो करें और इसको प्रमोट करें, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एक ऐसा चार्ज है जो कि क्यूब के अंदर रखा हुआ है। अब क्यूब के अंदर कैसे रखा हुआ है, क्यूब के अंदर ऐसे रखा हुआ है कि वो क्यूब के जस्ट इनसाइड है और डायगोनल, बॉडी डायगोनल पे प्लेस्ड है, जस्ट इनसाइड वाली सिचुएशन है। क्या है, जस्ट इनसाइड वाली सिचुएशन। तो इस चार्ज के कारण जो फ्लक्स निकल रहा होगा, तो उस फ्लक्स का कितना पोर्शन, कितना पार्ट 6 साइड्स के थ्रू जा रहा होगा, यही इस क्वेश्चन में आपको निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने स्टेट कर दिया, अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड जस्ट इनसाइड अ क्यूब ऑन द बॉडी डायगोनल। कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन द बॉडी डायगोनल। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ऑल साइड्स, तो सारे साइड से फ्लक्स कितना होगा ये आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको एक प्रॉब्लम याद आ रहा होगा कि अगर क्यूब कॉर्नर पे प्लेस्ड होता है क्यूब के, तो कितना फ्लक्स पास करता है क्यूब से, कितना फ्लक्स पास करता है, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। इस पे मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, आप उस वीडियो को दोबारा रेफ़र कर सकते हैं।
फ्लक्स और सॉलिड एंगल के और सिमेट्री के से लाइक टाइटल है उस वीडियो लेक्चर का, उसको आप देखें जाके, और कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा, फिर आप इस सवाल को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक क्यूब से Q/8E0 फ्लक्स पास करता है जब चार्ज जो है Q चार्ज उसके कॉर्नर पे रखा होता है। ठीक है, यही मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि कॉर्नर पे रख दिया, देन व्हाट वाज द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो इसका आंसर क्या आया था, Q/8E0। जल्दी से डिस्कस भी कर लेते हैं कैसे आया था। कॉर्नर पे रखा हुआ है मतलब कि पूरा तरीके से कवर करने के लिए चार्ज को कितने क्यूब लगेंगे, 4 क्यूब ऊपर और 4 क्यूब नीचे, है कि नहीं। तो क्यूब पूरा एक बड़े से क्यूब का सेंटर पे आ जाएगा जो कि 8 क्यूब से बना हुआ है, बड़ा सा क्यूब 8 क्यूब से बना हुआ है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिमेट्रिकली निकल रही है, तो बाई 8 कर देंगे तो Q/8E0 आंसर आ जाएगा हर एक क्यूब से। ठीक है, Q/8E0। उस क्यूब में भी जो 3 सामने वाले फेसेस थे उससे Q/24E0 फ्लक्स पास कर रहा था, और 3 साइड्स जो चार्ज से जुड़े हुए थे, एसोसिएटेड थे, उससे ज़ीरो फ्लक्स पास कर रहा था। ये सारा चीज़ उस वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन्ड है, आप प्लीज़ उसको जाके दोबारा से देख लें। ठीक है, तो Q/24E0 कैसे आया, Q/8E0 उस क्यूब से जा रहा है और ये सारी वैल्यू बस 3 फेज से इक्वली डिवाइड हो रही है, तो 3 से और डिवाइड हो गया, तो Q/8E0/3, तो Q/24E0। ठीक है, अब कॉर्नर पे चार्ज जब रखा था तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा था क्यूब से, Q/8ε0। तो अब कॉर्नर से थोड़ा अंदर आ जाएगा बॉडी डायगोनल पे, थोड़ा अंदर, तो क्या ज़्यादा चेंज होना है, नहीं, फिर भी तो Q/8ε0 ही जाएगा ना। लाइक उन तीनों साइड से जो फार्दर अवे हैं, अब उनको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए Q जो कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो फर्स्ट जो चार्ज से दूर वाली साइड, और सेकंड जो उसके बगल में एडजेसेंट, और 3, ये तीनों साइड्स जो है ना चार्ज से फार्दर अवे प्लेस्ड हैं, दूर प्लेस्ड हैं, तो उनसे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, सिमेट्रिकली जाएगा क्योंकि सिमेट्रिक सिचुएशन है, डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये सारा Q/8ε0 ये सारा 1 2 3 फेसेस से पास हो रहा है। ठीक है, जो अभी आपके सामने दिखा रहा है। 4 5 और 6 से, जो कि चार्ज के साथ जुड़े हुए हैं प्लेन्स या साइड्स क्यूब के, 4 5 और 6 चार्ज के साथ जुड़े हुए हैं, इनसे क्या है, फ्लक्स ज़ीरो है, इनसे क्या है, फ्लक्स ज़ीरो है। ठीक है, इस वाले फिगर में भी दिखा लेता हूँ। 1 2 और 3 ये तीनों साइड्स जो हैं चार्ज से दूर हैं, तो इनसे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, Q/8ε0 इन तीनों से इक्वली डिवाइड हो जा रहा है, तो Q/24ε0 फ्लक्स 1 2 3 से पास हो रहा है, और 4 5 6 से कितना पास हो रहा है, 4 5 6 से कितना पास होगा, तो चार्ज तो अब इनसाइड आ गया है ना, तो चार्ज का टोटल फ्लक्स कितना होता है, Q/ε0। चार्ज का टोटल फ्लक्स कितना होता है, Q/ε0। कॉर्नर पे रखा रहता था तो सिर्फ Q/8ε0 चार्ज फ्लक्स इनसाइड आता था क्यूब के, लेकिन अब तो पूरा फ्लक्स इनसाइड ही है क्यूब के, क्योंकि चार्ज हल्का सा अंदर आ गया है। तो Q/8ε0 दूर वाले फेसेस की तरफ जा रहा है, तो पास वाले फेसेस की तरफ कितना फ्लक्स जा रहा है, तो टोटल Q/ε0 है, और दूर वाले फेसेस की तरफ Q/8ε0 गया है, तो बचा कितना, 7Q/8ε0। तो 7Q/8ε0 किस में इक्वली डिवाइड होगा, सिंस डायगोनल पे सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो पास वाले जो फेसेस हैं, पास वाले साइड्स हैं, उनमें इक्वली डिवाइड होगा। तो पास वाले कौन से फेसेस हैं, 4 5 और 6, तो 3 में और इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब 3 से और इक्वली डिवाइड कर देना पड़ेगा, 3 से, तो 7Q/24ε0। ठीक है, तो
अगर चार्ज बॉडी डायगोनल पे रखा हुआ है जस्ट इनसाइड द क्यूब, तो दूर वाले फेसेस से कितना फ्लक्स पास होता है? Q/24 ε0, जो कि यहाँ पे दिखा दिया 1 2 3 से। 1 2 3 दूर वाले फेस हैं, और पास वाले फेस से जो चार्ज से जुड़े हुए हैं, चार्ज के बहुत पास हैं, उससे कितना पास होता है? 7Q/24 ε0। तो ये भी एक अच्छा सवाल है। वीडियो पॉज करके अपने मन में इमेजिन करके आप इसको समझिए, ठीक है। और वो फ्लक्स वाला और सॉलिड एंगल वाला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, जो मैंने अभी सजेस्ट किया आपको, ठीक है। और वीडियो को शेयर करें, बाकी और भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे।